नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज़ नाटक और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। एक तरह से देखें तो नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पिछले साल 9 तारीख को आज ही के दिन यानी 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली थी और अब वो एनडीए की सरकार चला रहे हैं क्योंकि बीजेपी का स्पष्ट बहुमत लोकसभा में नहीं आया था। ये जो सरकार है जिसने 1 साल पूरा किया है, तमाम चुनौतियाँ चाहे वैश्विक स्तर की हों, घरेलू स्तर की हों, तमाम चुनौतियों को पार करते हुए 1 साल बीता है नरेंद्र मोदी का। और ये जो 1 साल अगर हम देखें और पिछला जो दशक था नरेंद्र मोदी का जो स्पष्ट बहुमत वाली सरकार का, उस दौरान के फैसलों को देखें और इस 1 साल के फैसलों को देखें तो ज़रूर एक चीज़ लगती है कि स्पष्ट बहुमत से जो बीजेपी चूकी है उसका असर कुछ ना कुछ तो पड़ा है। अब आप चाहे जातिगत जनगणना का विषय देख लीजिए कि जातिगत जनगणना के बीजेपी खिलाफ थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बारे में कहा था कि ये देश को बाँटना नहीं चाहिए, लेकिन अब उन्होंने फैसला ले लिया है कि जो जनगणना होनी है उसमें जाति की भी गणना की जाएगी। इसी तरह से हमने देखा कि वक्फ जो विधेयक था उसको जो एनडीए के सहयोगी हैं उसके दबाव में सेलेक्ट कमेटी को भेजना पड़ा था। उसके बाद वो तमाम जो सहयोगी दल हैं उनके संशोधनों को माना गया और उसके बाद वो पारित कराया गया। ऐसे कई सारे फैसले हैं जब लगा कि बीजेपी थोड़ा-सा पीछे हटी है और ये दिखाता है कि बीजेपी को भी पता है कि उसके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो सरकार चलाना है, 5 साल कार्यकाल पूरा करना है, इसलिए सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और वैसे अगर हम देखें तो लगातार चाहे वो 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें ठीक है कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत से चूकी, लेकिन उसके बाद चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, तमाम राज्यों में उसको लगातार सफलता मिली है। उसकी सरकारें सत्ता में लौटी हैं, दिल्ली में इतिहास रचा है 25 साल बाद सत्ता में आने का। तो ये दिखाता है कि बीजेपी जो है उसको जनादेश तो मिल रहा है और कहीं न कहीं 2024 में जो विपक्ष ने एक नैरेटिव चलाया था कि संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान को खतरा हो जाएगा अगर बीजेपी जीतती है, तो उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था क्योंकि बीजेपी उस समय अति आत्मविश्वास में थी। लेकिन अगर हम 11 साल जो अगर हम देखें जो एनडीए का जो बीजेपी का जो 11 साल का शासन रहा है, वो कैसा रहा है, उस दौरान क्या बड़े फैसले हुए हैं और कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो बीजेपी के लिए चुनौतियाँ बनकर आईं और जो वादे अभी तक बीजेपी पूरा नहीं कर पाई है, ज़रा उस पर भी आज निगाह डाल लें तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले अगर हम महंगाई के मोर्चे पर देखें तो यूपीए का जो शासन था उसमें अगर हम औसत निकालते हैं, यूपीए का जो 2 कार्यकाल थे उसमें 8.2% महंगाई रही थी। और अगर हम एनडीए यानी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की अगर हम 11 साल को देखें तो लगभग 5.5% के आसपास जो महंगाई का स्तर रहा है। तो अगर हम कह सकते हैं कि महंगाई के मोर्चे पर मोदी सरकार ने ज़रूर देश को कुछ राहत दी है। ऐसी अगर हम बात करते हैं गरीबी की तो देखिए गरीबी हटाओ नारा ज़रूर इंदिरा गांधी ने दिया था, लेकिन गरीबी कभी हट नहीं पाई। गरीबों की संख्या बढ़ती ही गई और अगर कांग्रेस के शासन के दौरान देखें तो 29.2% थी देश में गरीबी की दर, जो कि अब अगर हम मोदी सरकार के दौरान देखते हैं तो 11.3% के आसपास है। और अगर हम देखते हैं जो विदेशी निवेश अगर हम बात करते हैं तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको हम एफडीआई भी कहते हैं, और अगर हम कांग्रेस के शासन के दौरान 10 साल उनका देखें तो 308 बिलियन था और एनडीए का देखते हैं तो ये 748 बिलियन है, जो कि बहुत बड़ा उछाल है। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो टैक्स है, अब चाहे वो प्रत्यक्ष कर हों चाहे अप्रत्यक्ष कर हों, अर्थव्यवस्था के विकास में अर्थव्यवस्था की जो गति है उसकी रफ्तार में बड़ा एक योगदान देते हैं टैक्स। तो टैक्स पेयर्स का जो दायरा था वो कांग्रेस के शासन के दौरान में अगर हम देखें तो 3.9 करोड़ था, जबकि अब इस समय एनडीए के शासन में 9.2 करोड़ के आसपास ये रहता है। और अगर हम देखें जो रोज़गार की बात आती है तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है विषय। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 2004 से 2014 के बीच 2.19 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुई थी। वहीं अगर एनडीए के 10 वर्षों को देखें तो आरबीआई के आंकड़े कहते हैं कि 17.19 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुई हैं। तो यूपीए शासन में जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है वो 7% की रही। वहीं 2014 से 2024 के बीच 36% की बढ़त दर्ज की गई है और मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल में बेरोजगारी दर जो है वो 5.1% थी। तो अगर हम देखें महंगाई हो, चाहे रोजगार हो, चाहे टैक्स हो, चाहे एफडीआई हो, चाहे शेयर बाज़ार हो, चाहे गरीबी से बाहर निकलने की बात हो, तो ज़रूर इसमें मोदी सरकार का जो प्रदर्शन है वो बहुत ही अच्छा रहा है। तो अगर हम मोदी सरकार की चुनौतियों की बात करें या उन सेक्टर्स की बात करें या उन मोर्चों की बात करें जहाँ पर सरकार का जो प्रदर्शन है वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा या
चुनौतियाँ उसको झेलनी पड़ी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसानों की सरकार ने हालाँकि किसानों को राहत देने के लिए तमाम तरह के उपाय किए। किसान सम्मान निधि, चाहे बीमा योजना हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड का जो उसमें से निकासी कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, उसका दायरा बढ़ाने की बात हो, उस राशि को बढ़ाने की बात हो, किसानों के लिए जो तमाम फसलों की संख्या बढ़ाने की बात हो जिन पर एमएसपी दी जाएगी। तो इस तरीके के बहुत सारे उपाय किए गए, लेकिन फिर भी जो किसानों की नाराज़गी है वो अक्सर देखने को मिलती है। तो किसान आंदोलन जो था वो मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना था। ऐसे ही सीएए आंदोलन था। और आप देखिए कि ठीक है कि रूल्स जो नोटिफ़ाई किए जा चुके हैं, लेकिन ये जो एक विषय है जो मोदी सरकार को कहीं न कहीं ख़ास तौर पे पूर्वोत्तर की राजनीति में कहीं-कहीं आज भी एक चुनौती बनकर उभरता है। मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर में जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में वहाँ पर फिर से हालात तनावपूर्ण हुए हैं, फिर से दंगे देखने को मिल रहे हैं, फिर से हिंसा हो रही है। तो दिखता है कि कहीं न कहीं ठीक है, अभी वहाँ पर राज्य में सरकार नहीं है, केंद्र का शासन है, राष्ट्रपति शासन है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो हालात हैं वो सँभाले नहीं जा पा रहे हैं और चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं मणिपुर के हालात। और ये जो 11 साल का जो मोदी सरकार का कार्यकाल है उसमें एक बड़ा चुनौती बनकर उभरा है मणिपुर। तो मणिपुर का जो एक विषय ऐसा है जिसको बड़ा संवेदनशीलता के साथ सरकार हल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन चुनौतियाँ बरकरार हैं। ऐसे अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो देखिए 2015 में ये मिशन जो लॉन्च हुआ था, इसकी जो डेडलाइन्स है वो लगातार बढ़ाई गई हैं। और फिर अगर हम बात करें तो डेडलाइन्स बढ़ाई गई, फिर 2018-19 के बाद से फिर डेडलाइन इसकी आगे बढ़नी बंद हो गई। तो लगभग अगर देखें तो 25% ये मिशन पूरा हुआ है। तो ये एक बड़ा विषय है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन ये अभी तक पूरी तरीके से साकार नहीं हो पाई है। तो स्मार्ट सिटी एक ऐसा कह सकते हैं कि जो वादा है या जो एक संकल्प था वो अभी पूरा नहीं हुआ। सभी को घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलना था, उसमें अभी तक 4 करोड़ घर मिल चुके हैं, 3 करोड़ और बनाए जा रहे हैं। तमाम ग्रामों में अक्सर देखने को मिलता है जब आप जाते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो आवास उस किसी व्यक्ति को आवंटित हुआ है, अधिकतर जो नाम हैं वो महिलाओं के दिखते हैं। तो महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने बड़े प्रयास किए, चाहे महिला आरक्षण विधेयक हो, चाहे मैटरनिटी लीव को बढ़ाना हो सैलरी के साथ में, या महिला सशक्तिकरण के लिए चाहे वो मातृ वंदना योजना हो, जो अन्य योजना चल रही है प्रधानमंत्री अन्न योजना, वो भी अधिकतर कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए ही ज़्यादातर वो लाभकारी है। क्योंकि ग्रामों में अक्सर इस तरीके के परिवार देखने को मिलते हैं जहाँ पर ज़िम्मेदारी वो कहीं न कहीं महिला को देखनी पड़ती है, क्योंकि पति अक्सर काम नहीं करता या शराब के नशे में रहता है। तो ऐसे हमारे भी संवाद बहुत सारे ऐसी महिलाओं के साथ हुए, इसमें हमें देखने को मिला कि महिलाओं ने प्रधानमंत्री अन्न योजना जो है उसको बड़ा सराहा। और चाहे डीबीटी योजना हो, डीबीटी योजना के माध्यम से जिस तरीके से महिलाओं को प्रत्यक्ष राशि जो हस्तांतरण की गई है उनके खाते में, जनधन खाता जो बना, उज्ज्वला योजना बना, या जो सौभाग्य योजना थी जिसके तहत घर में विद्युतीकरण हुआ, या जल जीवन मिशन, ऐसे तमाम प्रकल्प जो प्रधानमंत्री ने लिए थे उनको साकार किया है। तो महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। और आने वाले समय में जब महिला आरक्षण विधेयक पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा संसद में और विधानसभाओं में, तो ज़रूर हमें महिला नेतृत्व भी देखने को मिलेगा संसद में, विधानसभाओं में और ज़्यादा। और अभी अगर हम देखें तो देखिए रक्षा क्षेत्र एक ऐसा सेक्टर था जहाँ पर महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं दिखती थी, लेकिन इस बार हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से अग्रिम मोर्चों पर, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आर्मी हो, चाहे वायुसेना हो, जिस तरीके से महिलाओं ने आगे डट कर मुकाबला किया, ऑपरेशन सिंदूर में बड़ा अहम योगदान दिया। अभी हमने देखा कि 17 जो लड़कियां हैं वो एनडीए की पासिंग आउट परेड में उन्होंने हिस्सा लिया, वो वहाँ से ग्रेजुएट हुई हैं। एक नया भारत देखने को मिल रहा है। तो ये महिलाओं को जो सशक्तिकरण है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जो पिछड़ा वर्ग था उनको आगे लाने के लिए तमाम तरह की योजनाओं के माध्यम से जो उनको आगे लाया गया, आदर्श गाँव बनाए गए। और रोज़गार के लिए तो सरकार अपनी तरफ से प्रबंध कर ही रही है। स्वरोज़गार को जो बढ़ावा दिया गया है तमाम तरह के जो योजनाओं के माध्यम से, चाहे स्टार्टअप योजना हो, चाहे अन्य योजना हो, छोटे रोज़गार के लिए और मध्यम स्तर के रोज़गार के लिए, कि बहुत सारे प्रकल्प चलाए गए हैं। तो ये दिखाता है कि मोदी सरकार ने तमाम तरह से, ख़ास तौर पे नागरिकों का सशक्तिकरण आर्थिक तरीके से हो सके, सामाजिक तरीके से हो सके, इसके बारे में काफ़ी प्रयास किए हैं। और ये दर्शा रहा है कि 11 साल का जो कार्यकाल है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा कार्यकाल रहा है जो भारत को आगे बढ़ाने वाला रहा है। क्योंकि
जो निराशा थी वो मिटी है, आशा जगी है और देश कह सकते हैं कि आज ये जो एआई का युग है इसमें हर भारतीय योगदान दे रहा है और विकसित भारत का जो संकल्प है उसको सिद्ध करने के लिए प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से हर किसी को एक विज़न दिया है, हर किसी का जो उसमें सहयोग माँगा है, तो उसमें भी हर व्यक्ति सहयोग करने को जिस तरह से आतुर दिख रहा है, तो लगता है कि लोगों की जो रुचि है वो सिर्फ़ राजनीति में नहीं है, राष्ट्र नीति में भी भागीदारी करने की बढ़ी है और यही एक बदलता भारत है जिसका स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था, जो कि अब धीरे-धीरे साकार हो रहा है। मोदी सरकार की वैसे तो कई सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि ये जो नया भारत है ये घर में घुसकर मारता है और कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो और जिस तरीके से जो माओवादी हैं नक्सलवाद को उखाड़ा गया है। कहाँ 182 ज़िले हमारे प्रभावित होते थे नक्सल हिंसा से, लेकिन आज वो 25, 26, 18, 20 तक वो ज़िले रह गए हैं। तो ये दिखाता है कि एक बड़ी जीत की ओर हम बढ़ रहे हैं और कश्मीर से भी आतंकवाद का लगभग सफाया हो चुका है। दुनिया का जो सबसे ऊंचा पुल है आज वहाँ पर भारतीय रेल दौड़ रही है। तो जो बड़े-बड़े काम हैं दुनिया में वो भारत में हो रहे हैं और भारत तभी आगे बढ़ रहा है क्योंकि एक सशक्त नेतृत्व यहाँ पर है, एक दूरगामी सोच है, स्पष्ट सोच है, ईमानदार शासन है। तो ये दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व और नीतियों में जनता का विश्वास बना हुआ है क्योंकि चुनावी जीत लगातार बीजेपी की हो रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।